हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है और उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने आइडेंटिफाई कर दिया और उसकी बेसिक फॉर्मूला क्या है। सिंपल इन द फॉर्म ऑफ रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ कोएफिशिएंट, आपको ऐसे बोलना है। ओके, तो एग्जाम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, उसके जो भी न्यूमेरिकल है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर से एक एग्जांपल के बेस पे मैं दो तीन एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ और आपको कांस्टेंट कैसे लिखना है वो पता होना है। ठीक है, तो सबसे पहले दो तीन हम एग्जांपल पहले देखते हैं। नंबर 1, फॉर एग्जांपल H2 plus I2 gives 2HI। अब एक केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले वो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या होगा, इनिशियल रीडिंग, जैसे मैंने R2 का लिया था 10 0, बस यहाँ पे दोनों का इनिशियल होगा, तब ये क्या होगा 0 होगा। ग्रेजुअली रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट आफ्टर सम टाइम वी नो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड becomes equal, and at that time concentration of product as well as concentration of reactant remain constant, and that condition is known as equilibrium condition। तो यहाँ पे डेटा होता है, इनिशियल डेटा इसका होगा और ये क्या होगा, ये होगा 0। ओके, और बाद में हम डेटा लेते हैं फाइनल डेटा, और फाइनल डेटा का मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। और वो कंडीशन है हमारे पास HI भी होगा, H2 भी होगा और I2 भी होगा। क्लियर? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डेटा, और ये जो डेटा रहता है दैट इज कांस्टेंट, और ये डेटा जो है उसका रेशियो डेटा होता है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होगी, फॉर एग्जांपल डेटा इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, नॉर्मली मोलारिटी में डेटा होगा, मोलारिटी मोलारिटी मोलारिटी। तो फॉर्मूला अभी हमने क्या बताई थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज HI विद कोएफिशिएंट। तो HI के आगे जो है वो पावर में आएगा अपॉन H2 और यहाँ पे लिखना है I2, और इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। और ये वैल्यू जो आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखी है वो कंसंट्रेशन है, बट एट विच कंडीशन फाइनल, मतलब HI का कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखना है, H2 का यहाँ पे लिखना है, I2 का यहाँ। ये डेटा नहीं, ये तो इनिशियल है। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइनल डेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू कैन आइडेंटिफाई एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, और ये डेटा आपको दिया होगा एग्जाम में, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे। मान लो कि डेटा नहीं दिया है तो इनिशियल दिया होगा, तो इनिशियल से फाइनल निकाल सकते हैं, बीच में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। ओके, वो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, लेकिन केसी की जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि PCl3 प्लस Cl2 gives PCl5। तो यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी हमारे पास इनिशियल डेटा होगा, इनिशियल, ये दोनों इनिशियल है, इनिशियल ये क्या होगा, नॉर्मली 0 होता है, और बाद में यहाँ पे डेटा होगा हमारा फाइनल। फाइनल में तीनों होंगे क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल में आपको पता है 100% रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, ज्यादा प्रोडक्ट होती है, लेकिन वेसल के अंदर मिक्सचर होगा, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस व्हाटएवर फॉर्म, और रिएक्टेंट दैट इज रिमेनिंग, जो प्रोडक्ट में उसका कन्वर्जन नहीं हुआ। ओके, और कंडीशन आ गई कौन सी, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर लिखेंगे KC, प्रोडक्ट कौन है PCl5 और रिएक्टेंट सपोज PCl3 और यहाँ पे Cl2। तो डेटा यदि कंसंट्रेशन में है, इट मींस मोलारिटी में है, तो आपको KC वर्ड यूज करना है। कौन सा, KC। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ डेटा in terms of pressure, कभी कभी ये जो रीडिंग देते हैं वो मोलारिटी की जगह प्रेशर में देते हैं, इसमें 180 है। रीजन क्या है, H2 जो है वो गैस है, I2 भी गैस है और ये भी गैस है, और गैस का जो डेटा होता है वो ATM में भी हो
सकता है इंस्टेड ऑफ पोलैरिटी। तो मान लो कि डेटा प्रेशर में है, प्रेशर मतलब बार, तो आपको सिंबल चेंज हो जाएगा, Kc की जगह Kp लिखना है, P फॉर प्रेशर, और स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट हो जाएगा, एंड यू हैव टू राइट EHI स्क्वायर अपॉन EH2 and PI2। ओके, तो इस बेस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक Kc और Kp दैट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कब कौन सा सिंबल यूज करना है दैट डिपेंड्स ऑन गिवन डेटा। ओके, यहां पे ऐसा होगा Kp इज इक्वल टू PeCl5, प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इसको, PeCl3 और यहां पे PeCl2। क्लियर? ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब पूरे चैप्टर का आप देखना Kc लिखा होगा, Kp भी लिखा होगा, तो Kc कब यूज करना है और Kp कब यूज करना है दैट डिपेंड्स ऑन डेटा। आगे देखेंगे Kc और Kp का एक रिलेशन भी है। ओके, तीसरा भी एक कांस्टेंट है जो टेक्स्ट बुक में आपको निकाल दिया है, दैट इज Kx। तो Kx, x सिंबल किसका है मुझे बताओ, कंसंट्रेशन में x सिंबल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन। तो डेटा आपको यदि मोल फ्रैक्शन में दिया है तो आप Kx भी लिख सकते हो। तो बेसिकली कांस्टेंट तीन है, Kp है, Kc भी है और Kx भी है, और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है। मान लो कि डेटा आपको मोलारिटी में दिया है, ये डेटा किसमें दिया है, आपको मोलारिटी में दिया है, तो आप पहले क्या फाइंड करोगे, Kc फाइंड करोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन होगा कि आपको Kp भी फाइंड करना है, तो Kc और Kp का एक रिलेशन होता है, पहले Kc फाइंड करो उसके बाद Kp फाइंड करो। इफ डेटा इन टर्म्स ऑफ बार, तो पहले आपको Kp फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद Kc फाइंड करना है, ठीक है। तो Kp और Kc का रिलेशन है, Kp और Kx का रिलेशन भी है, Kc और Kx का भी रिलेशन होता है। अब Kp यूज करना है, Kc यूज करना है, Kx यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन गिवन डेटा ऑफ कंपोनेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर? और डेटा मोलारिटी में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन एक फॉर्मूला कॉमन है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिनिश, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विद कोएफिशिएंट, इसको बोलना मत, ये पावर में आएगा वरना आप गए। क्लियर? तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके टाइप आपको पता होना चाहिए, कब कौन सा टाइप यूज करना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर जेईई नीट, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, three important रिजल्ट, तीन रिजल्ट हमारे पास है रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो नंबर वन, इफ इतना याद रखना, इफ साइड चेंज, ओके, एग्जांपल ले रहे हैं, टेंशन मत लो, इफ H2 plus I2 gives 2HI, एक रिएक्शन दिया है और उसका हमें Kc दिया है, फॉर एग्जांपल 10, ओके, देन 2HI gives H2 plus I2 Kc dash, इतना ऐसा एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन अच्छी तरह देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्ट साइड चेंज, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट है। तो जो नया रिएक्शन आपके सामने रखा है इसमें साइड चेंज कर दी है,
उसका केसी क्या होगा? ठीक है, स्टूडेंट लिखते हैं सर -10। तो केसी की फॉर्मूला किस फॉर्म में है मुझे बताओ? रेशियो फॉर्म में है। E10 कैसे निकला होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो उसका इसका केसी क्या होगा? ए प्रोडक्ट होगी और ए रिएक्टेंट होगा। तो सिंपल मीनिंग है एक्चुअली ये इनवर्स हो रहा है। ओके, सो in that case Kc dash is equal to 1 upon Kc. Therefore Kc dash is equal to 1 by 10 and that is 0.1. क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें जो नया Kc आएगा that is inverse. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइड चेंज। तो अब आपके ब्लड में एक बिठा दो कि जब भी साइड चेंज होगी पर्टिकुलर रिएक्शन में तो न्यू केसी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओल्ड वन, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसका एक हम निकालना चाहते हैं। ये फर्स्ट केस है, ऐसा हम यूज करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, चलो सेकंड if कोफिशिएंट सपोज चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट चेंज हो रहा है कैसे? तो कोफिशिएंट चेंज मतलब लाइक दिस, if H2 plus I2 gives 2HI, Kc is equal to suppose 100, okay, 100, then 1 by 2 H2 plus 1 by 2 I2 is HI Kc dash, एक इतना होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं? जस्ट कोफिशिएंट, मतलब ये जो आपका रिएक्शन दिया है उसका Kc आपको 100 दे दिया है ऑलरेडी। अब ये जो रिएक्शन है उसको एक्चुअली हमने 2 से डिवाइड ही किया है। देखो ये 1/2 गया, 1/2 गया और ये 2/2 हो गया। तो नया जो Kc आएगा वो क्या रहेगा? तो स्टूडेंट नॉर्मली लिखे आते हैं 50। 50 क्यों सर? यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करते हैं, क्या पता है सब पेपर इजी था। ओके, तो उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डेरिवेशन से पता चला कि इसमें हम क्या करेंगे। देखो, तो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, होममेड फॉर्मूला है, दैट इज इन दैट केस न्यू केसी मतलब हमारा ये जो रेशियो, ठीक है, न्यू केसी इज इक्वल टू ओल्ड केसी दिस वन टू द पावर n, बस इतना याद रहेगा। न्यू केसी इज इक्वल टू ओल्ड केसी रेज्ड टू पावर n। अब बोलोगे सर n क्या है? या लिख रहा हूं मैं, वेयर n इज इक्वल टू न्यू कोएफिशिएंट ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन old coefficient of that component। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास 3 कंपोनेंट है H2, I2 और HI। किसी को भी आप चूज कर सकते हो, जैसे मैंने हाइड्रोजन को चूज किया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं n फाइंड करना है, न्यू कोएफिशिएंट ऑफ एनी कंपोनेंट, तो तीन में से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसका न्यू लेना है। जैसे H2 चूज किया तो इसका न्यू क्या है? 1/2, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/2। नाउ व्हाट अबाउट ओल्ड वन? तो H2 का ओल्ड क्या था? 1, ओल्ड कोएफिशिएंट ऑफ दैट कंपोनेंट चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे है 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? ओल्ड केसी दैट इज 100 और पावर कितना आया? 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट, आंसर जो आएगा दैट इज स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टेन आंसर इफ कोएफिशिएंट चेंज। आप लोगों से मुझे I2 लेना है, तो I2 का न्यू क्या आएगा? 1/2 और ओल्ड 1 है,
सर एच आई लेते हैं तो एच आई का न्यू का आएगा 1 और ओल्ड 2 तो एन तो 1/2 ही आएगा। तो कंपोनेंट आप कोई भी ले सकते हो, वैल्यू ऑफ एन सेम और इस बेस पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट जो है जहां पे कोफिशिएंट चेंज होता है तो नया के आपको क्या मिलेगा ये पता होना चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बता दिया, न्यू केस इज इक्वल टू ओल्ड केस टू द पावर n where n is equal to new coefficient upon old coefficient। नमस्कार। ओके, एमसीक्यू में हम यूज करने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा। फोटो निकालो, थर्ड रिजल्ट बता रहा हूं, थर्ड रिजल्ट। अब थर्ड में देखो क्या करना है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज थर्ड, एडिशन ऑफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ रिएक्शंस, दो या तीन रिएक्शन को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ए गिव्स बी, ए गिव्स बी है और इसका जो कांस्टेंट दिया है a1 दैट इज 5 सपोज। ओके, ये ऐसे बाद में b2c है, b2c, b2c का कांस्टेंट दिया है सपोज। ओके, और आपको फाइंड करना है इफ, ओके, और यहाँ पे देन आपको किसका फाइंड करना है, a gives c का फाइंड करना है दैट इज b। तो हमने थर्मो पढ़ लिया है, तो बेसिकली हम देखो एडिशन इन दोनों को ऐड किया तो मिला कि b भी कट हो जाएंगे। ओके, तो a2c का कांस्टेंट क्या होगा, तो स्टूडेंट लिख के आएंगे सर 15 पेपर इजी था। क्या करेंगे इसमें, फॉर्मूला तो है नहीं लेकिन प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है, मतलब डेरिवेशन से प्रूव हुआ है। तो इन दैट केस हियर a3 is equal to a1 into a2। इसका मीनिंग हुआ जब रिएक्शन का एडिशन होता है तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो आपका जो आंसर है दैट इज 5 into 10 दैट इज 50 नॉट 15। ओके, और एक थर्ड रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे तीन रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में ये तीन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ऐसा नोट करके दो पॉइंट आपको लिखने हैं, ऐसा नोट करके टॉपिक के साथ इसका भी एक फोटो ले लेना, बाद में पॉइंट में बता रहा हूं एज अ नोट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड है, वो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मेनली आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करना है तो वो रिएक्शन का जो टेम्परेचर है, जो आइसोथर्मल हम बोलते हैं टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट, वो आप चेंज करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका चेंज हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये पता होना चाहिए। सेकंड, there is no effect of catalyst, there is no effect of catalyst on equilibrium constant। एक ए पॉइंट आपको याद रखना है, तो दो पॉइंट में आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरीज होता है, कैटालिस्ट में कोई रोल नहीं। अब कैटालिस्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं। मान लो कि कोई रिएक्शन है R gives P, ठीक है, और मंडे किसी ने मंडे इसको स्टडी किया, कैसे किया, तो आगे मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था क्लास T00 R कितना 10 पोलैरिटी और प्रोडक्ट कितनी 0। ग्रेजुअली क्या होगा आपको पता है, concentration of reactant decreases and concentration of product increases। so at t is equal to 60 minutes, suppose 1 घंटे बाद concentration of R becomes 2 and what about product, that is 8। now what about t is equal to 70 minutes, that is 2 and 8, and that condition is known as
इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये सबको पता है। क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, के फाइंड करेंगे। के मींस व्हाट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। डेटा कौन सा लेना है? डेटा कौन सा लेना है? ए वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो प्रोडक्ट का कितना है? 8 और ये कितना 2 है, सो आंसर इज 4। सो 4 दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स, तो कैटलिस्ट यूज करने से ये जो टेबल है उसमें वेरिएशन कहां पे आएगा? तो कैटलिस्ट यूज करने से ये जो रीडिंग है वो एज इट इज ही रहेंगे नॉर्मली, लेकिन ये जो 60 मिनट आपको दिखाई दे रहा है वो शायद 40 मिनट हो सकता है। मतलब कम समय में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर सकते हैं और ये रीडिंग एज इट इज रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर तो 4 ही रहेगा। इट मींस there is no effect of catalyst on equilibrium constant. catalyst का रोल क्या है? just increase rate of reaction, मतलब वेलोसिटी को बढ़ा देता है और वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम को कम कर देगा। बात समझ में आई? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करना है तो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज टेंपरेचर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ने वाले इस डिटेल में, लेकिन एज अ नोट अभी आपके दिमाग में दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो आज का जो लेक्चर था उसमें मेनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिर से मैंने रिप्रेजेंट किया मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विद कोएफिशिएंट। अब टाइप मेनली दो है, केसी और केपी। केसी कब यूज करना है? इफ डेटा इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। केपी कब यूज करना है? इफ डेटा इन टर्म्स ऑफ बार। क्लियर? और kx का यूज करना है इफ डेटा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और तीनों कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है, वो बाद में देखेंगे। ओके, बाद में 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो साइड चेंज होगी तो न्यू केसी है दैट इज इनवर्स ऑफ ओल्ड वन। इफ कोएफिशिएंट चेंज देन यू हैव टू रिमेंबर न्यू केसी इज इक्वल टू ओल्ड केसी टू द पावर n, where n is equal to new coefficient upon old coefficient. And third result, if addition of reaction take place, then you have to multiply equilibrium constant. ये clear होना चाहिए। And equilibrium constant varies with temperature, and there is no effect of catalyst on equilibrium constant. Clear? तो आज का जो लेक्चर था ये एमसीक्यू लेवल पे बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।